नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग उपाध्याय और मैं अपने चैनल से एक बार फिर आपके सामने आया हूं। चैनल का नाम है सिनेमा मेरी माँ। तो मैं अपने चैनल पे रिव्यूज़ के वीडियो तो डालता रहता हूं, जिससे आप लोग अलग अलग फ़िल्मों के बारे में जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उसी क्रम में मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना जिन फ़िल्मों के बारे में, जिन किरदारों के बारे में मैं आपसे बात करता हूं, उनसे आपको मिलवाया जाए, उनकी ज़िंदगी में झांका जाए। वो कौन हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी है, कैसे वो काम करते हैं, क्या उनका स्ट्रेटजी होता है चीज़ों को लेके, चाहे वो एक्टिंग के बारे में हो, चाहे उनकी अपनी डेली लाइफ के बारे में हो। तो इसी क्रम में जो सबसे पहले मेरे पास एक्टर हैं, उनका नाम है अमित कुमार मौर्य। और ये अभी पंचायत 3 वेब सीरीज़ में इनको आप देखेंगे। इनके कैरेक्टर का नाम है बम बहादुर। तो आज इनसे हम बात करेंगे और आपको भी इनसे मिलवाएंगे। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है ज़िंदगी में? अभी तो फ़िलहाल बस लोगों के मैसेज देख रहा हूँ, कॉल्स उठा रहा हूँ, बस और कुछ तो नहीं। पंचायत सीरीज में कैसे आना हुआ? पंचायत सीरीज का क्या जर्नी है? पंचायत की जर्नी बस ऑडिशन दिया, आया था, नए सचिव के लिए ऑडिशन दिया था। अच्छा। तो उसमें नहीं हुआ था। तो मैं दुखी था थोड़ा। फिर मुझे एक कॉल आया कि एक छोटा सा कैरेक्टर है 2 दिन का, बम बहादुर का, आप उसे करेंगे? तो मैंने मना कर दिया था शुरू में। फिर दादा लोगों ने समझाया कि नहीं, पंचायत बड़ी वेब सीरीज़ है, कब कौन सी चीज़ हिट हो जाए कोई भरोसा नहीं है, तो करो। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा कि ठीक है, मैं करूँगा बम बहादुर का कैरेक्टर। तो यहाँ से फिर वो 2 दिन के लिए जो था वो शुरू हुआ जर्नी इस तरह से। अच्छा। और इसके पहले और क्या किया आपने? इससे पहले मैंने ऐड किया है, 10-12 ऐड किया है, 2-3 फ़िल्में करी हैं, लेकिन वो बस बहुत कम समय के लिए, बस वन डे टू डे टाइप से था वो। अच्छा। हाँ, अच्छा। वेब सीरीज़ भी 1-2 की है, तो वो भी अच्छा। वैसे ही वन डे टू डे अच्छा। छोटे-छोटे कैरेक्टर्स। अच्छा। ओटीटीज के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? ओटीटी के बारे में सोचते हैं यही है कि मतलब अगर ये नहीं आया होता शायद, तो हम जैसे कलाकारों को शायद बहुत कम चांस मिलता और हम अपनी चीज़ें शायद कम दिखा पाते, अपना हुनर दिखाने का मौका थोड़ा-सा हमें कम मिलता और उस कम टाइम में भी अपने आप को साबित कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है सबके लिए। तो शायद ऐसा मतलब मैं तो यही सोचूँगा कि हमारे लिए तो अच्छा है एक तरह से। किस तरह से शुरुआत हुई इन पूरी चीज़ों को? कैसे दिमाग में आया पहली बार कि एक्टर बनना है या एक्टिंग के बारे में, मतलब किस तरह से उसका एक एक बीज पनपा और फिर उस किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ के यहाँ तक पंचायत तक पहुँचने की वो जर्नी क्या रही? शुरुआत 2007 के पहले की बात है। इंटर फाइनल हुआ था और मैं चला गया पंजाब मामा जी के पास अपने काम करने के लिए, वो जो कढ़ाई का होता नहीं, उसके लिए। फिर वहाँ से तबीयत ख़राब हुई, वापस आया। उस समय उन दिनों आ रहा था लाफ्टर चैलेंज शो, तो मैंने स्टैंड अप देखना शुरू किया और लिखना शुरू किया और स्कूल में परफॉर्म करना शुरू किया। पहले भी मतलब करता था, हाई स्कूल इंटर में मैंने और 9th वगैरह में जो भी क्लासेस होती थी, तो उसमें जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त को मेरा शो होता ही था। तो वहाँ से लोगों को बड़ा अच्छा लगा, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा लोगों ने बोलना शुरू किया कि करो, अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा। तो वहाँ से धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक मन में था, लेकिन 2010-11 में आकर के ये पक्का हो गया कि मुझे यही करना है। फिर उसके बाद कहाँ से इसकी इसकी कटाई छटाई बुनाई या तैयारी, एक कह सकते हैं ट्रेनिंग, वो कहाँ से हुई? ट्रेनिंग जैसे गोरखपुर का रहने मैं मतलब कि मैं काम के सिलसिले में गोरखपुर आया। मैंने आईटीआई किया है ड्राफ्टमैन सिविल से। तो मेरी माताजी का कहना था कि आप जाके सीखो काम, अगर उसमें चांस मिले तो उसमें आगे बढ़ जाना, नहीं तो ये काम तो चलता रहेगा, ताकि ये भी सीख सको। तो फिर मैंने गोरखपुर में आके, एक आर्किटेक्ट हैं उनके वहाँ पर रह के मैंने सीखना शुरू किया और साथ ही साथ थिएटर की जर्नी वहीं से शुरू हुई। 2012 में रंगाश्रम थिएटर ग्रुप करके वहाँ से मैंने थिएटर करना शुरू किया और 2016 तक मैंने थिएटर वहाँ पे किया। फिर 16 में मैंने बीएनए की परीक्षा दी भारतीय नाटक अकादमी लखनऊ के, और वहाँ उसमें मेरा हो गया। तो फिर 2 साल वहाँ पढ़ाई करी। उसके बाद 2019 में मैंने मुंबई का रुख किया। तब से मुंबई में है। हाँ, तब से मुंबई में। और
कास्टिंग को लेके आपका आपका क्या राय है? मुंबई में आराम नगर में कास्टिंग होती है बहुत ज़्यादा, सब ज़्यादातर वहीं पे होता है अगर देखा जाए तो क्या है कास्टिंग का, कैसे है? या फिर वो जो एक क्रैक करने वाली बात आती है वो आईआईटी और आईएएस वाले एग्ज़ाम की तरह एक्टर्स के लिए तो उसी लेवल का हो जाता है, तो उसके बारे में आपका क्या है? मतलब आप क्या समझते हैं, या क्या आपका एक जर्नी रहा है या पंचायत तक पहुंचने तक, कास्टिंग ऑफिस के दरवाजे से लेके पंचायत तक पहुंचने तक? देखिए, मेरा जो अनुभव रहा है ये एक इस तरह से कहिए कि 3 चीज़ें, जैसे मुंबई में आया तो सबसे पहले मुझे बताया गया कि यहाँ पे मुंबई में 3 चीज़ें काम करती हैं, लक, लुक और लिंक। लेकिन मुझे ये था कि मेरा लिंक तो कुछ नहीं है, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता है। मेरे सीनियर्स हैं जिनका सहयोग मिलता रहा है मुझे हमेशा, और आगे भी उम्मीद करूँगा मिलता रहेगा उनका। तो दूसरा रहा लुक और लक। तो मैं मानता हूँ ईश्वर को, तो मैं लक पे भी भरोसा रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा मुझे चांस मिला। मुझे कई बार, हमेशा से लगभग चांस मिला है हर चीज़ों में, कि ऐड आते ही मैंने 1 साल तो मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन उसके बाद मुझे ऐड मिल गया। 2020 की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन वो कोविड लग गया, वो अलग बात है। लेकिन शुरुआत अच्छी हुई थी, मैंने 3-4 ऐड किया, 2 फिल्में कर ली थी उस समय, छोटे-छोटे कैरेक्टर में। तो अच्छा शुरुआत हुआ था। फिर उसके बाद जो है वो कोविड के बाद से थोड़ा-सा वो हो गया। तो वो मुंबई में जब दोबारा आया मैं, तो घर से ये हो रहा था, प्रेशर बन रहा था कि वो सब छोड़ो, क्योंकि पता नहीं कब तक कोविड का समय जाएगा, क्या होगा। तो मैंने कहा मैं घर तो नहीं आने वाला हूँ। फिर मैंने, मेरा एक मौसेरा भाई है, वो उधर अंधेरी साइड की तरफ रहता है, तो वहाँ से मैंने, वो फर्नीचर का काम करता है, तो मैंने उसके साथ फर्नीचर का काम करना शुरू कर दिया कि कुछ आजीविका भी आती रहे और यहाँ पर रह के अपना ऑडिशन वगैरह देता रहूँ। 1-1.5 महीना किया था, उसके बाद ऑडिशन आने शुरू हुए तो मुझे बनाने में दिक्कत होने लगी। तो फिर मैं वहाँ से छोड़ करके वापस इस तरफ आ गया, वर्सोवा की तरफ, और यहाँ पर फिर मैंने फिर से वो शुरू किया। तो बीच में बहुत सारी दिक्कतें हुई। मैंने क्या नाम है, उनसे पूछा, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर से, नहीं वहाँ कुछ मिला, तो मैंने सेट डिज़ाइन के लिए सीनियर से और बहुत सारे लोगों से संपर्क किया। इवन ये मड का जो इलाका है, इधर शूट बहुत चलता रहता है, तो मैं सेट पे जा के वहाँ काम मांगना शुरू किया, भाई कुछ भी काम दे दो आप, कुछ भी मैं करूँगा, चाहे मेकअप का काम दे दो या फिर सेट डिज़ाइन का काम दे दो या फिर झाड़ू भी लगाना तो दे दो, मैं करके कम से कम मेरी आजीविका यहाँ चलती रहे, टिके रहे हैं किसी भी हाँ तरीके टिके से। रहे, हाँ। लेकिन वो भी नहीं मिला। हम्म। फिर मेरा एक बैचमेट है, उसके पास मैंने फ़ोन किया, बहुत मतलब परेशान था। उसने कहा कि देख, मैं तो नहीं रुक पाया, मेरी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन तू टिका रह, कितने पैसे की ज़रूरत है मैं तुझे भेजता रहूँगा। तो मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है। ऐसा नहीं कि घर से मैं मदद लेना चाहता तो मिल जाता, मेरे भाई हमेशा सपोर्ट किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब उनका थोड़ा सा, ठीक है, वो थोड़ा सा हल्का महसूस करें, और मैं घर से पैसे ना लेकर के अपना मैनेज करना शुरू किया मैंने 2021 से। फिर अच्छा रहा कि उसके बाद मुझे काम भी मिलने शुरू हो गए, ऐड वगैरह मिलने शुरू हो गए, तो उससे पैसे आने शुरू हो गए, तो मैंने ठीक है मैनेज करना शुरू कर दिया कि ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ गई। हाँ। और यहाँ पर मुंबई में मेरे सीनियर्स मुझे हमेशा मदद किए हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ें, कि चलो आज खाने के लिए पैसे नहीं हैं, मैंने फ़ोन किया दादा, तो मैं उनके रूम पे जाके रह लिया, खा लिया अपना, तो ऐसा वाला रहा है हमेशा से। मतलब एक सपोर्ट रहा है हाँ। चीज़ों को लेके अपने, हाँ। जो जो सोसाइटी, जो लोग आपने बनाए अपने, हाँ। उन लोगों के साथ उस तरह का रहा है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जहाँ से मैं आया हूँ, जी। वहाँ से और यहाँ पर मेरे सीनियर्स ही थे शुरू से। जब मैं मुंबई आने की मैंने प्लानिंग की, तो उनसे ही बात हुई कि मैं कैसे आऊँ, क्या करूँ, और सबसे पहले आके सीनियर्स के पास ही रुका, उनके पास से ही सारी चीज़ें सीखी, उनसे ही राय मशवरा लिया कि क्या करूँ, कैसे करूँ, और धीरे धीरे मैंने यहाँ पर स्ट्रगल करना शुरू किया। आपका आपके को एक्टर्स के साथ किस तरह का बॉन्डिंग रहा, किस तरह का जो एक एक्टर को एक्टर का रिलेशन होता है वो कैसा रहा? पहले जब 2 दिन शूट किया मैंने, जब वो एक सीन होगा देखे होंगे कि वो मेरे घर पे कबूतर लेने आते हैं, और दूसरा जब मैं पंचायत भवन पे ले जाके कबूतर उनको देता हूँ और कबूतर मरता है, वहाँ तक का सीन, तो वो जून में शूट हुआ था, लास्ट जून। तो उसकी मतलब उतने लोगों से मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि बिल्कुल नया था और ये था कि 2 ही दिन करना है, तो मैं भी शायद थोड़ा सा कटा सा था
और टीम के लोगों से मैं उतनी ज़्यादा मैं बातचीत नहीं कर पाया और ना ही मौका मिला। तो जितना भी मौका मिला वहीं सेट पे ही मिला, सबके साथ बैठा उतने ही देर के लिए। उसके बाद वो चीज़ें, क्योंकि सब अपने अपने में बिजी थे। लेकिन जब दूसरा शेड्यूल लगा, उसमें सारे लोगों से मेरी अच्छे से मुलाकात हुई, सारे लोगों से बातचीत हुई। हमने एक दूसरे को बहुत अच्छे से जाना कि कौन कैसा है, किस तरह की बिहेवियर्स है, क्या है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। एक्टर्स कोऑपरेटिव थे सेट पे आपके साथ? बहुत सेट पे भी और होटल पे भी आने के बाद एक दूसरे के रूम में बैठ करके बातचीत करना, उनसे समझना चीज़ों को कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ चीज़ें थोड़ी सी और सुधारी जा सकती हैं, क्या क्या, उस सब चीज़ों पर बातचीत होती थी हमारी। रघुवीर सर जैसे उसमें प्रधान हैं और उन्हें सबसे टॉप दिखाया भी गया है कि प्रधान जी हैं, तो सेम वैसा वहाँ पर उनका है कि भाई वो सबसे सीनियर हैं हमारे थिएटर से भी और इस फील्ड में भी बहुत सीनियर है हमसे। तो उनका तो है कि एक मतलब सम्मान है, लेकिन वो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत ही प्यार से। मतलब सेट पर तो मुझे मेरे नाम से नहीं, इसी नाम से बुलाया जाता था, बम बहादुर के नाम से ही। तो उसके हिसाब से वो लोग बहुत प्यार से बात करते थे कि मैं उनसे पूछता भी था कि सर कैसा गया सीन, तो बोलते थे बढ़िया गया जा रहा है, थोड़ा सा इसमें ये चीज़ कर सकते हो, वो सब बताते थे, गाइड करते थे। तो बहुत मज़ेदार, एकदम से फैमिलियर, बहुत ही फैमिलियर हो गया था मैं। और नीना मैम के साथ तो एकदम से ऐसे, जैसे मैंने उसमें एक डायलॉग इस्तेमाल किया, बड़की अम्मा, तो मेरे लिए बड़की अम्मा की तरह ही थी। हाँ बाकी हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं जिस दिन उन लोगों का पैकअप हो रहा था, तो रात में 4 और बज रहे होंगे और केक कट रहा था। तो मैं साइड में खड़ा था, तो नीना मैम ने मुझे बुलाया, बोली यहाँ क्यों वहाँ खड़े हो, यहाँ मेरे पास आओ, बगल में खड़े हो। जीतू सर के साथ मेरा मतलब कि जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ चीज़ें कभी कभी कि हम लोग किसी किसी डायलॉग पर बहुत बातचीत करते थे। कोई डायलॉग ऐसे बोल दिया मैंने तो उस पर बहुत तो हंसते थे, बोलते थे यार तुम्हारा आवाज़ बहुत अलग है, यूनिक है, वो बहुत कमाल है। और सान्विका मैम का क्या है कि एक दिन मेरे साथ उनका कुछ ऐसा सीन नहीं है, बस वो लास्ट में एक उस दिन बांस वाला जो हुआ था, जब इंटरव्यू चल रहा था मेरा बम बहादुर वाला, तो उस दिन था और तो किसी दिन नहीं था। तो है एक बार साथ में आने का मुझे वापस गाड़ी से मौका मिला होटल तक, तो हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। तो मैंने पूछा आप कहाँ से हैं, क्या करती थी इससे पहले, क्या है, कैसे रहा है जर्नी यहाँ तक का। तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि लीड एक्ट्रेस हैं तो थोड़ा दूरी बना के रखें, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ, कभी भी नहीं फील हुआ। या इवन किसी भी एक्टर के साथ ये कभी नहीं फील हुआ कि ऐसा वाला कुछ है। खैर आपने अपने कैरेक्टर को कैरेक्टर आर्टिस्ट से बाहर निकाल दिया है, अपनी एक्टिंग से, अपने अभिनय से। तो अब वो वैसे, मुझे नहीं लगता कि वैसे लोग देख रहे हैं उसको कैरेक्टर आर्टिस्ट समझ के। मुझे लगता है कि एक समय के बाद, एक समय तक पूरी सीरीज में, 3rd सीजन में, वो लड़ाई बम बहादुर और विधायक जी का हो गया था, जिसको गांव वाले सपोर्ट कर रहे थे। एक चीज़ मैं बोलूँ, मुझे मतलब चंदन सर की राइटिंग में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि पहले जो फिल्में आती थी उसमें जो है चना वाला हो या चाय वाला हो या फिर इस तरह का कोई कबूतरबाज हो, चाहे जो भी हो, उनके कैरेक्टर ऐसे छोटे से दिखाया जाता था और ट्रेवल करके ख़त्म हो जाते थे। लेकिन चंदन सर की राइटिंग में एक खासियत ये देखा मैंने कि उनका कैरेक्टर ऐसा है कि बहुत छोटे गांव का, जो छोटे तबके का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जाति विशेष की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो छोटा काम करता है, जिनको कोई नहीं जानता है, वो भी अपनी लाइफ में हीरो है। वो भी चीज़ों के लिए लड़ता है, चीज़ें अपने स्टैंड लेता है, उसका भी एक आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है। तो वो चीज़ मैंने बम बहादुर के लिए मैंने देखा और मुझे बड़ा प्यारा लगा कि यार ये सीन ऐसा लिखा इन्होंने कि कबूतर, जिसका कबूतर मर गया, वो विधायक से जाके लड़ रहा है, जिसकी कोई औकात नहीं है गांव में। गांव में भी लोग नहीं जानते उसको इतने अच्छे से, वो जाके विधायक से पंगा ले रहा है और लोग उसके सपोर्ट में आके धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो सही है कहीं ना कहीं। एक पॉइंट पे तो लगा था कि जब आप पंचायत में हैं, अंदर आपको लोग सिक्योर करके गए हैं और बनराकस की टीम आती है, वो आपको कुछ और बरगलाती है, और जिस तरह का आपका एंड रिएक्शन है, लगा था कि आप मतलब अब आप हाँ, या फिर आप बैकआउट कर दिए, अभी आप पीछे हट रहे हैं। लेकिन जब उसके बाद अगला सीन आता है जहाँ पे कि विकास के घर पे कोई प्रोग्राम है, जो जिसमें फैजल सर के घर पे प्रोग्राम था, जो विकास के होने वाले बच्चे के लिए था।
तो उसमें जब आप अचानक से बदलते हैं कि ऐसे कैसे हमको कुछ बोल देगा। हाँ, हाँ तो तो उसका रिएक्शन भी लोगों को बहुत सारा आया सोशल मीडिया पर कि मुझे तो लगा कि बम बहादुर पलटी मार गया, हाँ हाँ यहाँ से अब कुछ और चेंज होने वाला है। हम्म, तो ये से रिएक्शन तो हैं लोगों के, और ये भी रिएक्शन आया कि मुझे लगा कि ये ऐसे छोटा सा कैरेक्टर है, ट्रेवल करेगा कि कबूतर मरा उसके बाद उसकी कहानी ख़त्म। लेकिन वहाँ से जो अचानक से चेंज आया वो लोगों को बहुत चौंका दिया, हर किसी को चौंकाया है लगभग लगभग कि कबूतर वाला आदमी जो है इस तरह से एक विधायक से जाके टकरा रहा है। सीरीज के डायरेक्टर के साथ आपका कैसा, एक जो एक्टर डायरेक्टर का रिलेशन होता है वो कैसा था? पहले दिन जब मैं पहुंचा था तो वो कैमरामैन जो हैं डीओपी सर, उनका व्यवहार मुझे बहुत प्यारा लगा। डायरेक्टर सर से पहले मुलाकात नहीं हो पाई थी, एडी से मुलाकात हुई, उन लोगों ने सीन समझाया सारा चीज़। उसके बाद वो जब आए तब उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि बड़ा क्रू था उस समय, क्योंकि वो जो छोड़ रहे थे ना, कबूतर छोड़ने वाला जो सीन है वो पहले दिन हुआ था, तो उसमें उतनी बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद जो मेरी बातचीत उनसे होनी शुरू हुई और उन्होंने, एक सीन में मैं गड़बड़ कर रहा था तो आकर के बोल के गए मेरे कान में कि अमित चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए सारा सेटअप लगा के रखा है, तुम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 50 टेक लो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सीन अच्छा आना चाहिए। तो लोड मत लो किसी का कि इतने बड़े एक्टर हैं क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, सब कुछ छोड़ दो, बस तुम अपना सीन करो। तो हाँ, 1-2 फंबल होने के बाद थोड़ा सा वो होता है ना कि इतने सारे लोग मेरी वजह से बैठे हुए हैं मुझे, तो उसका थोड़ा सा था, लेकिन वो उसके बाद से सही हो गया। बहुत सपोर्टिव। हाँ, बहुत सपोर्टिव है सर मिश्रा जी, बहुत ही। पंचायत सीरीज का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है आपका? मेरा हाँ मेरा फेवरेट है विनोद। हाँ अच्छा। उनके साथ इंटरेक्शन हुआ आपका, विनोद? हाँ, वो मेरे सीनियर हैं अशोक पाठक दादा। जी। तो बहुत पहले जब मैं पढ़ रहा था, सेकेंड ईयर में था, तो वो आए हुए थे एक प्ले करने के लिए, तो सबसे पहले वहाँ पर मुलाकात हुई। तो मुझे उतना नहीं पता था कि सीनियर हैं कैसे हैं क्या है, वहाँ मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद मैंने वो शो देखा, उसके बाद से मेरी थोड़ी सी परिचय हुई कि ये तो बहुत कमाल के एक्टर हैं भाई। बातचीत हुई हल्की फुल्की, उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो गए, मैं अपने, जब मुंबई आया तो 1-2 बार उनसे मुलाकात हो पाई थी। उसके बाद से जब पता लगा कि विनोद का कैरेक्टर दे रहे हैं, मैंने भी ऑडिशन दिया था उसका, तो उसमें हुआ नहीं मेरा। तो मैंने कहा चलो कम से कम किसी अपने सीनियर का हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। और जब मैंने देखा सेकंड सीज़न, मुझे बहुत प्यारा लगा वो कैरेक्टर, बहुत प्यारा। मुझे लगता है कि अगर मैं करता तो शायद उतना अच्छा निकल के नहीं आ पाता। तो मुझे बहुत, और सेट पर उनके साथ काम करने का भी, कि सामने से देख रहा हूँ कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कितना ईज रहते हैं कैमरे के सामने। ये हो गए, चाहे दुर्गेश दादा हो गए, या फिर वो क्या नाम है, सुनीता राजवर मैम हो गए, नीना मैम हो गए, ये लोग कितना ईज रहते हैं कैमरे के सामने। तो वो भी सीखा मैंने थोड़ा थोड़ा कि कैसे और बेहतर किया जा सकता है। आपके कैरेक्टर को लेके बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं, आपने कोई अपना मीम देखा? हाँ, कैसा लग रहा है, मतलब ये सब चीज़ें, इतना स्ट्रगल, और फिर कहाँ फर्नीचर की दुकान से शुरुआत हुआ, चलते चलते यहाँ तक आए कि मीम्स वायरल हो रहे हैं, अब कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा है सब कुछ, कि आज से 8 दिन पहले मुझे नहीं कोई जानता था और आज मेरे विषय में गूगल पे सर्च किया जा रहा है, यूट्यूब पे लोग मीम्स बना के देख रहे हैं, इंस्टा पे फॉलोअर आ रहे हाँ, हैं। फॉलोअर्स आ रहे हैं। तो ये अलग ही है, मतलब बहुत अलग है, बहुत क्रेजी है एक तरह से। अब घर वालों का रिएक्शन कैसा है, मतलब क्या सोचते हैं वो, और क्या किस तरह के उनके इमोशंस हैं? घर वालों का रिएक्शन बहुत अच्छा है। घर वाले, गांव वाले, क्षेत्र के लोग, मतलब पूरे ज़िले के लोग, इवन कहूँ तो अब मतलब वो बढ़ता जा रहा है उसका दायरा, पूर्वांचल के बाद यूपी के बाद पूरा इंडिया, ऐसे जो अपना बेल्ट है बिहार का, जो भोजपुरी का लैंग्वेज वाला थोड़ा सा, उधर से वो बहुत प्यार आ रहा है, पूरे इंडिया से प्यार आ रहा है। कि राजस्थान से भी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इवन विदेशों से भी, जो विदेशों में रह रहे हैं यहाँ से लोग, उनका भी कॉल और मैसेज आया मेरे पास कि बहुत अच्छा किया है, थैंक यू, इतना अच्छा मतलब कंटेंट देने के लिए टीवीएफ को बहुत थैंक यू, पंचायत बनाने के लिए। हम लोग गांव से कट गए थे तो कम से कम एक बार फिर से हम जुड़ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन गांव देख करके जीने का एक मतलब हम जी रहे हैं एक तरह से, वो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को।
अब आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी ये है कि अच्छी फिल्में करनी है और बेहतर करना है। साथ में थिएटर कर रहा हूँ यहाँ पर मुंबई में, तो उससे भी सीखने की वो और है कि और अच्छा और बेहतर कैसे किया जा सकता है। बाकी जब आपके स्ट्रगल के दिन चल रहे थे, जब इन द सेंस कि जब पंचायत से इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे आप, हम्म। क्या लगता था कि कब तक ये चलेगा? मतलब क्या क्या हुआ उन दिनों, और ये कब तक कह सकते हैं आप कि होता नहीं है कि बहुत अनसर्टेनिटी है हमारे इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पे कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप एज एन एक्टर काम कर रहे हैं, एज अ डायरेक्टर कुछ करना चाहते हैं, राइटर कुछ करना चाहते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि आगे का रास्ता बहुत धुंधला लगता है। बिल्कुल। तो वो धुंधले रास्ते को साफ करते हुए जो पंचायत आया आपके पास, तब से अब तक क्या हुआ और किस तरीके से फिर चीज़ें आगे बढ़ी? सेकेंड लॉकडाउन जब लगा था तो मैं यहीं मुंबई में था और सब कुछ बंद हो गया था, रूम खाली हो गया था, मैं अकेले था। तो मुझे रात में अकेले में बहुत डर लगता है। तो मैं क्या करता था, मैं पूरी रात या तो बैठ के पढ़ता था या लिखता था। तो उन दिनों मैंने भिखारी ठाकुर की एक नॉवेल है संजीव कुमार का, सूत्रधार करके, वो मैंने पूरा रीड किया और मैंने लिखना शुरू किया छोटी छोटी चीज़ें, कि उन्होंने 30 साल की उम्र में आके उसके बाद इसमें थिएटर में घुसे और इतना बड़ा नाम कमाया। तो उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया। और मैंने उस समय एक लाइन लिखी थी, घर से भी फ़ोन आ रहे थे इस वजह से, कि सपने पका रहे हैं। उसकी लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि दादा एक बार दीजिएगा मुझे फ़ोन। बिल्कुल बिल्कुल। कि आँखों में नींद नहीं आ जाए नींद, इसलिए उल्टी गिनती के साथ हम अपनी पलकों को थका रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आँच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। क्या बात है। पिताजी का भी फ़ोन आता था, माताजी का भी, तो इसके लिए लिखा था कि बड़ा पाने के लिए बड़ा समय लगता है, बड़ा पाने के लिए बड़ा समय लगता है, खुद को समझा और पापा को बता रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आँच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। दर्द जब चेहरे से छलके, सूखे हलक और पानी से चिपचिपाई पलकें खुद को ढांढस बंधा रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आँच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। क्या बात है। इसी पोएम के साथ मेरे दिमाग में एक सवाल आया। अभी मैंने सौरभ शुक्ला को बात करते हुए सुना किसी इंटरव्यू में कि एक एक्टर को एक लेखक होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब चाहे वो प्रोफेशनल राइटर ना हो, लेकिन उसके अंदर एक लेखक होना ज़रूरी है। इस बारे में आप क्या समझते हैं? मतलब चूँकि आप भी लिखते हैं और बड़ा खूबसूरत लिखते हैं। थैंक यू। देखिए क्या है कि मुझे लगता है ना कि जब कोई एक्टर लिखता है, मैं तो मतलब कोई कैरेक्टर तैयार करने से पहले मैं उसकी मतलब जर्नी अभी लिखना मैंने शुरू कर दिया है, कि कहाँ से आया होगा, उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो सपने किस तरह के देखता होगा, उसके भविष्य में आगे के प्लान्स क्या हैं, क्योंकि वर्तमान की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से उसके भविष्य तय होगा, तो उसके हिसाब से चीज़ें करता हूँ। तो अगर आप राइटर हैं तो किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से इमेज कर पाएंगे, इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत अच्छी होगी। और जब आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है तो कहीं ना कहीं वो आपको कैरेक्टर को बहुत अच्छे से, मतलब आपका कैरेक्टर बहुत अच्छे से निखर के आएगा शायद कहीं ना कहीं। तो वो बहुत मतलब अच्छा है, वो मुझे भी वो काम करता है। मतलब मैं ये समझूं कि एक एक्टर जब लिखना शुरू करता है तो उसका जो उसके अंदर का जो अभिनेता है, जो एक्टर है, कलाकार है, हाँ वो पूरी तरह से एक दृश्य तैयार करता है, एक एक कैनवास तैयार करता है। जी बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए कि अभी लिखा मैंने कि समंदर के किनारे में बैठा हूँ, तो वो उस लिखने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि प्रसव पीड़ा जो होती है, एक तरह से कह लीजिए, अगर कोई कविता ही हम लिख रहे हैं तो वो प्रसव पीड़ा की तरह होता है। वो उसको हम संजोते हैं, बहुत आराम से एक एक शब्द को चुनते हैं, उसके पीछे की बैक स्टोरी तय करते हैं, तैयार करते हैं, अपने आप होती हैं चीज़ें, और फिर वो एक सुंदर सी कविता या फिर एक सुंदर सी कहानी निकल के आती है। जी। तो कैरेक्टराइजेशन में भी यही चीज़ें हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें वो काम करनी शुरू करती हैं, बस आपको उस तक सोचने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है शायद। मुझे मतलब ये लगता है, मेरा अपना पर्सनल है, बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता। तो बहुत अच्छा दौड़ लगाया आपने सीरीज़ में, आपके एक चंक में।
तो क्या आपको ऐसा कभी लगा कि आप एथलीट बनने का कुछ दिमाग में कभी आया था कि एथलीट भी बनना है? मेरा सपना था कि मतलब सपना क्या था, मतलब पूरा सोचता था शुरू में बचपन में, तो थोड़ी सी मैंने दौड़ वगैरह, क्योंकि हमारी तरफ गांव का इलाका जो उधर है, तो लोग आर्मी वगैरह में जाना ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, मतलब जाते हैं बहुत दौड़, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने वहीं पर मतलब बचपन से वो थोड़ा सा था कि दौड़ वोड़ में तेज़ था। और वो यहाँ काम आ हाँ, गया। खेल वगैरह थोड़ा सा मुझे पसंद था बचपन में, तो वो शायद ज़्यादा काम कर गया यहाँ पर। और जब इसके लिए मुझे कॉल आया था तो बोले कि अमित दौड़ लेते हो, तो मैंने कहा हाँ दौड़ लेता हूँ। बोले तैर लेते हो, तो मैं थोड़ा सा वो कर गया, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तो फिर उन्होंने चंदन सर से बात की और वो तैरने वाला सीन काट दिया गया, नहीं तो मुझे उसमें तैरने वारने वाला भी अच्छा, तैरना भी था उसमें? हाँ, कि उसमें भाग करके कुछ अलग अलग तरीके अलग अलग जगहों से भागते हुए जा रहा है वो, तो भागने वाला सीन। तो मैंने दौड़ना शुरू किया यहाँ पर पार्क में, और शूट के 4 दिन पहले, मतलब कि शूट शुरू होने वाला था 8 तारीख से, और मैं 4 तारीख को हॉस्पिटल से छूटा। 4 दिन में भर्ती रहा, इन्फेक्शन हो गया था मुझे दौड़ने की वजह से, मेरी नस खिंच गई थी। हाँ, बहुत तेज दौड़ लगाई आपने। हाँ, तो नहीं वो पहले अभी तैयारी कर रहा था तब की बात अच्छा है। अच्छा। हाँ, तब की बात है। तो 4 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। तो ये थी उसकी जर्नी, मतलब तैयार करने का प्रोसेस, कि कैरेक्टर के लिए मैंने कोशिश करी थी, पूरा दम लगाया था कि पूरी मेहनत करो, जितना होगा अपनी तरफ से पूरा झोंको, बाकी तो मुझे पता चला आप मिमिक्री भी करते हैं। तो हाँ, मिमिक्री स्टैंड अप करता था, बताया ना कि स्टैंड अप मैंने सीखा था और स्टैंड अप से ही शुरुआत करी थी। लेकिन 2013 में मैं एक शो कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी मिमिक्री बीच में आ रही है, मतलब कैसा दिख रहा है कि तुम एक कैरेक्टर न प्ले करके एक मिमिक्री आर्टिस्ट हो और वो चीज़ आ रही है। तो फिर मुझे बहुत सारे लोगों के, आर्टिस्टों की, में जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उनकी मैंने थोड़ी सी स्टडी की, जैसे राजू श्रीवास्तव हो गए, सुनील पाल हो गए, एहसान कुरैशी हो गए। मैं उनकी कॉपी करता हूँ, एहसान कुरैशी की, मुझे वो पसंद है। तो उनकी लाइफ देखी तो मतलब मुझे लगा कि अगर आगे बढ़ना, जर्नी बड़ी तय करनी है, तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने उसको थोड़ा साइड किया और इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि राजू श्रीवास्तव को बहुत मौके मिले, बट वो जो उनकी स्टैंड अप में था ना, वो उनके उसमें नहीं आ पाया शायद, कहीं ना कहीं। हाँ, स्टैंड अप की तरफ बहुत हाँ, कमाल के वो बहुत कलाकार बहुत कमाल थे। तो मैं स्टैंड अप इसलिए मैंने धीरे धीरे उसको साइड किया और इसको मैंने जो आपका अपना है उसको हाँ, आप बाहर लाए। हाँ। पंचायत सीरीज के किसी एक्टर का अगर आपको मिमिक्री करने को मैं कहूँ तो आपको कौन पसंद है या आप किसका करना पंचायत चाहेंगे? नहीं, मैं पंचायत वगैरह ऐसे मैं नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, मैं बताया ना, मैंने बस 1-2 लोगों का करता हूँ, बस ऐसे अब हल्का। जिनका करते हैं उन्हीं का कर दीजिए। अच्छा, तो मैं आपको एक सुनाता हूँ एहसान जी की, एक 2-4 लाइनें हैं कि फिल्मी दुनिया का हीरो, फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, कैसे कैसे ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे आया, बड़े प्यार से गाना गाया। एक हीरो हीरोइन के पीछे आया, बड़े प्यार से गाना गाया। लड़की कमाल रे, आँखियों से गोली मारे। लड़की कमाल रे, आँखियों से गोली मारे। मैंने कहा काश ये गाना हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी सुन पाते, तो अग्नि मिसाइल क्यों बनाते। हम सारी हीरोइनों को बॉर्डर लाइन पर खड़ियाते और धना धन आँखियों से गोली मरवाते। बहुत सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नए अभिनेताओं के लिए जो अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं और एक स्ट्रगल के फेज से गुजर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी तैयारी कैसी हो, या वो किस तरीके से आगे प्रिपेयर हो खुद को करें कि चीज़ें कुछ जम जाए? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर डॉक्टर की पढ़ाई करके अगर नहीं जाते हैं बिना सर्टिफिकेट के, तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं। आप IAS PCS की तैयारी बिना किए आप DM बन सकते हैं? नहीं ना। उसी तरह से आपको, अगर आप एक अभिनेता हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी एक कहीं से थिएटर और कुछ तो तैयारी करके आपको बैकअप लेके आना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट वही हमारे हैं कि अगर हम उसकी तैयारी अच्छे से नहीं करके आते हैं, तो शायद यहाँ आके थोड़ा हम कमज़ोर पड़ जाते हैं।
और वो दिखता है और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, फिर आपके संघर्ष के दिन बढ़ हाँ, जाते हैं बढ़ जाते हैं। तैयारी कम होने की वजह हाँ। से। अब जैसे मैं अपना जो बता रहा हूँ कि मुझे छोटे छोटे रोल्स मिले, लेकिन जो भी किया, जहाँ भी किया, वहाँ पर मुझे डायरेक्टर से ये मिला कि अच्छा काम है, जल्दी कुछ अच्छा होगा, मैं सही जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं उससे आता है कि हम सीख के आए हैं, हम प्रिपेयर होके आए हैं, हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे, बस ये है कि उन पर धार लगाते रहना टाइम टू टाइम, तो प्ले भी करते रहना है। अच्छा, तो हाँ। मतलब प्रॉपर गियर अप होके आना है। हाँ। बाकी यहाँ पे उन चीज़ों की आगे तैयारी। हाँ, वो अलग बात है, आपकी किस्मत, कहीं कहीं लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि बिना कुछ किए, बिना वो चले आते हैं और हो जाता है, नो डाउट। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि आप जो है, अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ी तैयारी के साथ आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तैयारी के साथ आया हुआ आदमी, हम्म, एक एक्टर, जब यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा होता है, हम्म। उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि कर रहा है और अभी तक कुछ बहुत अच्छा, या बहुत अच्छा क्या, एक छोटी मोटी चीज़ भी नहीं आगे आ रही है, एक कोई अनसर्टेनिटी वाली बात, वही रास्ता धुंधला दिखने वाली बात, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपका एक क्या ये रहेगा कि वो ऐसा कुछ आप उनके लिए बोल दें जिससे उनको एक हिम्मत मिले, या उनको एक ये मिले, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं, छोड़ के चले जाओ? आपके दिमाग में क्या है इसको लेके? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर ईमानदारी से, खुद के अंदर से, जो ईमानदारी वाली जो बात होती है ना, उसकी अपनी खुद के अंदर की बात सुने, ठीक है, और उसको फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर उन्हें लगता है कि कुछ चल रही ये चीज़ें, अच्छा होगा। और एक चीज़, इसमें टाइम बहुत लगता है, मैंने कहा ना कि बड़ा पाने के लिए बड़ा समय लगता है, तो वो चीज़ें हैं। और अब मैं बस यही कहूँगा कि ईमानदारी से, खुद की ईमानदारी, मतलब खुद के लिए ईमानदार रहें, ये हाँ, बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है, इस फील्ड में तो बहुत ज़रूरी है। जी, जी। जब हमने इंटरव्यू की शुरुआत की थी तो सूरज निकलना शुरू हुआ था, और देखिए अभी सूरज की किरणें पूरा प्रकाशमय हो गई हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और पूरी दुनिया में छा जाइए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित कुमार मौर्य जी, आप हमारे चैनल में आए और अपना अनुभव, अपनी ज़िंदगी साझा किए मेरे दर्शकों के साथ, और मेरे एक छोटे से रिक्वेस्ट पे आप मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।